वो इक्विलिब्रियम है, उसका मतलब ये हुआ कि उनको क्लोज वेक्टर ट्रायंगल बनाना चाहिए। और अगर तीन कोप्लेनर फोर्सेज है क्लोज वेक्टर ट्रायंगल बनाती हैं, उसका मतलब है कि वो इक्विलिब्रियम। जब हमने कुछ इसकी एग्जांपल सॉल्व की थी, हमने तीन फोर्सेस की एग्जांपल सॉल्व की थी, इसमें ट्रायंगल हमने बनाई थी। मैं भी देखा था कि इसी चीज को आप जो है कंपोनेंट्स के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं, ट्रायंगल बनाए वाला मेथड टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। हमने चेक किया था कि जिन क्वेश्चंस को हमने वेक्टर ट्रायंगल्स के जरिए सॉल्व किया था, उन्हीं क्वेश्चंस को फिर हमने जो है वो कंपोनेंट मेथड से सॉल्व किया, आंसर वही आ रहे थे जो पहले आ रहे थे। ठीक है जी। तो अब आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। टुडे इज फर्स्ट December 2020 and it is तो हम इसकी वर्कशीट सॉल्व करते हैं। वर्कबुक 2 आप लोग निकालेंगे और वर्कबुक 2 का पेज नंबर निकालेंगे 30। वर्कबुक 2 आप लोग निकालेंगे, वर्कबुक 2 का पेज नंबर 30 निकालेंगे। अब देखें इसमें जो है पहला सवाल है, कह रहा है क्या केबल कार ऑफ वेट डब्ल्यू हैंग्स इन इक्विलिब्रियम फ्रॉम इट्स केबल एट पॉइंट केबल हैज टेंशन T1 and T2 as shown, so which diagram correctly represent the forces acting on the point P? देखिए पॉइंट बी पे तीन फोर्सेस लग रही हैं, टेंशन 1, टेंशन 2 और वेट। ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम में सवाल में मेंशन किया हुआ है कि इन इक्विलिब्रियम। तो चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है और सवाल में मेंशन भी किया हुआ है इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम, तो इनको क्लोज वेक्टर ट्रायंगल बनाना चाहिए। तो क्लोज वेक्टर ट्रायंगल देखिए कौन सी डायग्राम में बन रही है। मेरे ख्याल से क्लोज वेक्टर ट्रायंगल जो है वो सिर्फ बी में बन रही है। क्लोज वेक्टर ट्रायंगल सिर्फ बी में बन रही है। क्लोज वेक्टर ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई भी रिजल्ट नहीं होता, तीनों वेक्टर में तीनों साइड्स होती हैं, उनमें से कहीं पे भी हेड हेड और टेल टेल जो है वो नहीं बनती। ठीक है, इसको आप क्लोज वेक्टर ट्रायंगल कहते हैं। ठीक, तो आप सब लोगों के पास वर्कबुक 2 मौजूद होगी। तो क्वेश्चन 1 मैंने किया, इसी तरह से आप क्वेश्चन 2, 3 और 4 करें। मुझे 3 मिनट का ब्रेक चाहिए जरा, मैं जरा चाय लिया हूँ, मेरा गला बहुत खराब हो रहा है, बोल रहा जरा। आप लोग इतने जो है वो क्वेश्चन 2, 3 और 4 सॉल्व करें, 3 क्वेश्चन सॉल्व करें, 3 मिनट का मुझे ब्रेक दें, बस मैं भी चाय पकड़ के लाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ये सॉल्व करें सब कुछ आवाज। अपनी वर्कबुक निकालें, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 सॉल्व करें जल्दी से।
ऑलराइट भाई, हो गए क्वेश्चन सॉल्व ये? नाम में से जिन बाहया बाकिरदार और तैरमंद लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो जरा अपने आंसर्स वेरीफाई करें। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है क्या स्लैश slides down a slope at a constant velocity. The three forces that act on the slash are the normal contact force C, the weight W, and the constant friction force F. This diagram represents three forces acting on the slash. देखें यहाँ पर इसमें जो टेक्निकल वर्ड दिया है मैं वो क्या दिया है, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। रिजल्टेंट फोर्स जीरो का मतलब ये है कि ये इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम का मतलब है क्लोज वेक्टर ट्रायंगल बनना चाहिए। तो उसमें क्लोज वेक्टर ट्रायंगल कहाँ बन रही है? क्लोज वेक्टर ट्रायंगल जो है वो सिर्फ सी में बन रही है बस। ये देखें, सी में देखें यहाँ पर। देखिए क्लोज वेक्टर ट्रायंगल की एक निशानी तो ये होती है कि कोई भी कॉर्नर होता है उस पर हेड हेड और टेल टेल में, और एक निशानी होती है कि तीनों एरो एक ही डायरेक्शन में हो। मतलब देखें ये एरो है ना, इसको मैं कहता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, ये भी क्या है एंटी क्लॉकवाइज, और ये भी क्या है एंटी क्लॉकवाइज। तीनों एरो सेम डायरेक्शन में, यानी तीनों क्लॉकवाइज होंगे या तीनों एंटी क्लॉकवाइज होंगे। जैसे ऐसे ट्रायंगल को क्लोज वेक्टर ट्रायंगल करेंगे, जिसको देखें इसमें ये वाली साइड एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, लेकिन ये क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है। यहाँ पे देखें ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पे देखें ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो देखें जो भी क्लोज वेक्टर ट्रायंगल होगी ना उसमें तीनों साइड एक ही डायरेक्शन में होगी, जैसे इसमें तीनों डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। तो लिहाजा आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। आपका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। There are two rigid steel beams X, Y, and YZ are fixed at their lower ends and are hinged at Y. Each beam is inclined at 50 degree to the horizontal as shown. A weight of 4 exponent 4 Newton hangs from Y. The structure is in equilibrium. So what is the force exerted by each beam on the hinge at Y? Y पर जो है सारे hinge कितनी फोर्स लगा। देखिए अब इसके अंदर ये जो आपके क्या कहते हैं बीम है, बीम के अंदर जो फोर्स होगी, ठीक है, बीम के अंदर जो फोर्स होगी तो वो जो फोर्स होगी वो, अगर फर्ज करें कि इस बीम के अंदर फोर्स को मैं डायरेक्शन लेता हूँ मिसाल के तौर पर, ठीक है, तो मैं कहता हूँ F1 और उसको मैं क्या कहता हूँ F2। ये कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट उसका बनेगा और ये कितना बनेगा F1 cos 50, और इसका ये कंपोनेंट कितना बनेगा F1 cos 50, ठीक है, F1 cos 50, F1 cos 50। वर्टिकल कंपोनेंट जो बनेगा वो क्या बनेगा? वर्टिकल कंपोनेंट का बनेगा F1 sin 50, और ये कंपोनेंट कितना बनेगा F2 sin 50। अब F1 cos 50 और F1 cos 50 तो जरूर कैंसिल आउट कर देंगे, और F2 sin 50 और F1 sin 50 जो है दोनों जो है वो 4 एक्सपोनेंट 4 के बराबर हो, ठीक है। अब जो है क्योंकि दोनों बीम बिल्कुल आइडेंटिकल हैं तो दोनों की जो फोर्स होगी वो भी सेम होगी, ठीक है ना। दोनों की जो फोर्स होगी वो भी सेम ही होगी, यानी कि F1 F2 को आप किसके बराबर ले सकते हैं? F1 F2 को आप F के बराबर ले सकते हैं। तो लिहाजा उसको आप कह सकते हैं कि F sin 50 प्लस F sin 50 बराबर है किसके? डाउनवर्ड फोर्स है 4 एक्सपोनेंट 4 के। तो 2F sin 50 बराबर होगा 4 एक्सपोनेंट 4 के, 2 2 जा, तो sin 50
एफ साइन 50 बराबर होगा 2 एक्सपोनेंट 4 के। तो एफ बराबर होगा 2 एक्सपोनेंट 4 डिवाइड बाय साइन 50। देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है। आंसर मुझे बताया जरा क्या आ रहा है। 2 एक्सपोनेंट 4 डिवाइड बाय साइन 50। तो जो था खुदा के लिए सर 26108 यानी कि 2.6 मल्टीप्लाई बाय मतलब हुआ 2.6 एक्सपोनेंट 4 हुआ ना इसका मतलब 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। मतलब ये हो गया इसका आंसर जो माशाल्लाह से क्या हो जाएगा इसका आंसर ये हो जाएगा इसका ये आंसर हो जाएगा इसका ये मतलब। अच्छा आप लोगों को आवाज क्या हल्की आ रही है आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। आ रही है आवाज। एहतिशाम कह रहा है कि सुबह हल्की आवाज आ रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर आ रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है भाई कि ऐसा है ये एक क्लाइंबर है वो एक रस्सी के जरिए एक वर्टिकल वॉल चढ़ रहा है जैसे कि आपको नजर आ रहा है। The weight W of the climber is 520 Newton. The rope of negligible weight is attached to the climber and to a fixed point P where it makes an angle of 18 degree to the vertical. The reaction force R acts at right angles to the wall. The climber is in equilibrium. State the conditions necessary for the climber to be in equilibrium. कंडीशन दो होती है भाई। पहली कंडीशन क्या होती है। नंबर 1 रिजल्टेंट फोर्स the resultant of forces acting on climber must be 0। ठीक है। क्लाइंबर पर जो फोर्सेस लग रही हैं उनका रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। ठीक है। क्लाइंबर पर जो फोर्सेस लग रही हैं उसका रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। और उसके बाद नंबर 2 क्या होना चाहिए। नंबर 2 रिजल्टेंट ऑफ मोमेंट्स acting on climber must be 0। क्लाइंबर पे लगने वाली फोर्सेस का रिजल्टेंट भी 0 होना चाहिए और क्लाइंबर पे लगने वाली जो है वो मोमेंट्स का रिजल्टेंट भी 0 होना चाहिए। ठीक है भाई। ये दो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हो गई। फिर कह रहा है कंप्लीट फिगर 2.2 बाय ड्राइंग अ लेबल वेक्टर ट्रायंगल और रिप्रेजेंट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द टू रिप्रेजेंट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द क्लाइंबर। आसान मान में कह रहा है वेक्टर ट्रायंगल बनाओ तो वेट्स ने आपको बना के दे दिया। वेट्स ने बना के दे दिया तो एक नॉर्मल रिएक्शन है जो कि राइट साइड पर है और एक टेंशन है जो कि ऊपर की तरफ नहीं हुआ। ये एंगल इसका 18 है तो ये एंगल कितना होगा जल्दी से बताओ शाबाश। ये एंगल अगर 18 है तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस 18। 90 माइनस 18 कितना बनता है 80 72 एंगल 72। ठीक है। जब आप वेक्टर ट्रायंगल बनाएंगे तो पहले क्या बनाए पहले नॉर्मल रिएक्शन बना लेते हैं। नॉर्मल रिएक्शन इधर बना लिया भाई यूं करके। क्या हो जाएगा तो हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन आर परपेंडिकुलर टू वर्टिकल है ना। ठीक है। और ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा टेंशन। ठीक है। क्योंकि दायरे इस तरफ है और उसका ये वाला एंगल जो है वो 18 है और ये वाला एंगल कितना है 72। और ये एंगल अगर आप अंधे नहीं है तो आपको नजर आ रहा होगा 90। ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल मैंने इसी के हिसाब से बनाया। बन ट्रायंगल resolve forces or use your vector triangle to calculate the tension T in the room। या तो आप टेंशन को रिजॉल्व कर लें या अपने ट्रायंगल को आप यूज करें। तो वेक्टर ट्रायंगल को यूज करें या फोर्सेस का कंपोनेंट बना लें। बताएं टेंशन कितनी होगी।
लेकिन हमें पता है क्या क्या है। वेट पता है सर? हाँ वेट पता है। वेट ऑफ क्लाइंबर इज 520। ठीक है, हमें ये साइड पता है भाई, साइड है 520। ये एंगल पता है, सारे एंगल पता है, ये भी मालूम कर सकते हैं, ये मालूम कर सकते हैं। ये कैसे मालूम होगा भाई? साइन थीटा से मालूम हो जाएगा। साइन थीटा इस डायग्राम में किसके बराबर होगा? तो साइन थीटा से यहाँ क्या मुराद होगी? अगर आप 72 को थीटा समझ रहे हैं या 18 को थीटा समझे, आपकी मर्जी है। अगर आप 72 को थीटा समझते हैं तो साइन 72 डिग्री जो है वो बराबर होगा किसके? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 520 डिवाइड बाई टी के बराबर होगा। तो टी बेचारा किसके बराबर होगा? टी बराबर होगा 520 डिवाइडेड बाय साइन 72 डिग्री है। इसका आंसर जरा जल्दी से बताते हैं मुझे, क्या आ रहा है? शाबाश। 546 है। आंसर आ गया 546 46.7। न्यूटन। 0.7 है। यस सर। 546 के बाद क्या है? 547 हुआ ना? 46.76 है सर। ऑलराइट, 547 न्यूटन। ठीक है, फिर कह रहे हैं आर भी मालूम कर लें। अब बचा गया, आर भी मालूम हो जाएगा उसमें क्या टेंशन। अगर आप दोबारा ये फॉर्मूला लगाएं, कॉस का लगा लें फॉर्मूला, या 10 लगा लें यहाँ से। 10 72 डिग्री, 10 72 डिग्री किसके बराबर होगा? 10, अगर मैं इसको थीटा लेता हूँ तो बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 थीटा। तो 520 अपॉन आर हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 520 अपॉन 10 72 डिग्री है। इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है? 169। 9 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपने टेंशन टी का आंसर निकाल दिया। ये टेंशन टी आ गई। और ये आपका नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है। 547 हो गया, ये 169। ठीक है, ये कह रहा था क्लाइंबर मूव्स अप द वॉल and the angle the rope makes with the vertical increase. Explain why the magnitude of the tension in the rope. क्लाइंबर जो है वो ऊपर की दीवार की तरफ मूव करता है, और जो एंगल रस्सी बनाती है ना दीवार के साथ, वो बढ़ता है। बताएं कि टेंशन जो है वो क्यों बढ़ेगी? ये किस एंगल की बात कर रही है? इस एंगल की बात कर रहा है। अगर एंगल इंक्रीज होगा, ठीक है, तो अगर मैं इसको थीटा अज्यूम करूं तो यहाँ पर जो है टेंशन जो है वो किसके बराबर होगी? टेंशन अगर मैं निकालना चाहूँ तो इसको अगर मैं थीटा अज्यूम करूँ तो cos 18 डिग्री ट्रायंगल में किसके बराबर होगा? cos 18 डिग्री ट्रायंगल में बराबर होगा जनाब आपका 520 अपॉन टी के बराबर होगा। सही है, तो टी फिर यहाँ पर बराबर होगा 520 अपॉन cos 18 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अब अगर थीटा बढ़ता है, मतलब 18 से ज्यादा होता है, तो देखें थीटा के बारे में एक बात समझ लें आप, ये थीटा एंड cos थीटा, थीटा 0 डिग्री होता है तो cos थीटा 1 होता है। जब थीटा 30 डिग्री होता है तो cos 0.866 होता है। जब cos 60 डिग्री होता है तो cos 60 डिग्री 0.5 होता है। और जब थीटा 90 डिग्री होता है तो cos 0 होता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एंगल 0 जब होता है तो cos की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1। जैसे आप 0 से 90 की तरफ जाते हैं, cos की वैल्यू 1 से 0 की तरफ जाती है। तो आसान जबान में इसका मतलब ये हुआ कि जब एंगल बढ़ेगा तो cos की वैल्यू कम होगी, जब एंगल बढ़ेगा तो cos थीटा की वैल्यू कम होगी, इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी जब थीटा इंक्रीज होगा। जब इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी
तो ये पूरा फ्रैक्शन है, पूरा फ्रैक्शन क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। पूरा फ्रैक्शन क्यों इंक्रीज होगा, जब किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कम होता है तो उसका आंसर बढ़ता है। मिसाल के तौर पर आप 10 को डिवाइड बाई 5 करें तो आंसर क्या आएगा, 10 को डिवाइड बाई 4 करें तो आंसर क्या आएगा 2.5, 10 को डिवाइड बाई 3 करें तो आंसर क्या आएगा 3.33, 10 को डिवाइड बाई 2 करें तो आंसर क्या आएगा 5, 10 को डिवाइड बाई 1 करें तो आंसर क्या आएगा 10, 10 को डिवाइड बाई 0.5 करें तो आंसर क्या आएगा 20। अब देखिए जैसे जैसे डिनोमिनेटर कम होता जा रहा है, जैसे जैसे डिनोमिनेटर कम होता जा रहा है आपका आंसर बढ़ता जा रहा है, 2 से 2.5, 3.35, 10, 20। यहाँ पे भी cos 18 की जब वैल्यू बढ़ेगी तो यानी कि जब एंगल की वैल्यू बढ़ेगी तो cos की वैल्यू डिक्रीज होगी, cos की वैल्यू डिक्रीज होगी तो आपका डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा, जब डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा तो आपका पूरा जो आंसर है टेंशन का वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। बातें मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि फ्रॉम द डायग्राम tension is equal to 520 upon cos 18 degree. Now value of cos theta decreases when angle theta increases. Therefore, okay, from the diagram t is used to 520 upon cos 18. Now value of cos theta decreases when angle theta increases. Therefore, when angle theta increases, therefore the value of t increases. इसलिए t की वैल्यू टेंशन की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज होगी। Question number 5. Force is a vector quantity. Split 3 other vector quantities. Oh my god, कितना मुश्किल सवाल है। फोर्स के अलावा वेक्टर और क्या क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, मोमेंटम वेक्टर है। अब आप मूवमेंट भी लिख सकते हैं, टॉर्क भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे जो है वो वेक्टर हैं। There are 3 coordinate forces x, y and z act on an object as shown. 3 वेक्टर्स हैं, 3 forces हैं. The force that is vertical and x is horizontal. The force y is at an angle theta to the horizontal. The force that is kept constant at 7. Z जो फिक्स है और z कितनी है 70 मीटर. In an experiment, the magnitude of force x is varied. The magnitude and direction of force y are adjusted so that the object remains in equilibrium. Figure 3.2 shows the variation of the magnitude of force y with the magnitude of force x. देखिए आपने क्या किया, आपने ये किया कि ये तीनों फोर्सेस तो इस वक्त इक्विलिब्रियम है। तो आप क्या करते हैं, आप फोर्स एक्स को छेड़ते हैं, या फोर्स एक्स को आप कम ज्यादा करेंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम को दोबारा से बैलेंस करने के लिए हम वाई को और थीटा को एडजस्ट करते हैं ताकि फिर से इक्विलिब्रियम। जैसे जैसे आप एक्स को वेरी करते रहेंगे और वैसे वैसे आपको वाई को वेरी करना पड़ेगा। जैसे आप एक्स को वेरी करते रहेंगे वैसे आप वाई को वेरी करते रहेंगे, तो उसका हमने ग्राफ बना, ये ग्राफ है। मिसाल तौर पर जब एक्स की वैल्यू इतनी होगी तो वाई की वैल्यू जो है वो इतनी है, सर हमने ग्राफ बना दिया। फिर जब एक्स वैल्यू बढ़ा के इतनी करेंगे तो वाई वैल्यू, जब एक्स वैल्यू बढ़ा के इतनी करेंगे तो वाई की वैल्यू इतनी करना पड़ेगी। यानी कि एक्स और वाई की वैल्यूज का इन्होंने एक ग्राफ बना दिया, जब एक्स की वैल्यू इतनी होगी तो वाई की वैल्यू इतनी। ये हमने ग्राफ के जरिए इसको एक्सप्लेन कर, ठीक है। अभी कह रहा है कि यूज फिगर 3.2 टू एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ y और x इज इक्वल टू 0। जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो आपको y कितना चाहिए। अब देखें x की वैल्यू जब 0 होगी तो आपको जो y चाहिए होगा वो आप इस ग्राफ के जरिए निकाल सकते हैं। आपको ग्राफ को थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्लॉट करना पड़ेगा, आपको ग्राफ को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्लॉट करना। आप ग्राफ को थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं तो आपको जिस तरह से करके करिए कुछ, मेरे ख्याल से कुछ ऐसा बनेगा।
तकरीबन 70 के आसपास जाके टच करेगा। तो जब एक्स वाई एक्स की वैल्यू 0 होगी तो वाई की वैल्यू तकरीबन 70 होगी। अच्छा, यहाँ पर एक कॉमन सेंस भी हम यूज कर सकते हैं ना। मिसाल के तौर पर अगर हम एक्स को खत्म कर देते हैं यहाँ से, तो इससे दो फोर्सेस बचेंगी ना, जेड और वाई। तो फिर जेड को बैलेंस करने के लिए वाई को कैसा होना पड़ेगा? जेड बैलेंस करने के लिए वाई को ऐसा होना पड़ेगा ना, अपवर्ड। तो कितना होना पड़ेगा? जेड के बराबर, तो जेड 70। एक्स की वैल्यू को 0 कर दें तो इस डायग्राम को दोबारा से बैलेंस करने के लिए वाई को जेड बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ वाई और जेड ही तो बचेगी उस डायग्राम। तो वाई की वैल्यू 70 होनी चाहिए, और ग्राफ से भी हम 70 ही हमें। तो देखें, इसने सवाल में लिखा है एस्टिमेट। तो सवाल में एस्टिमेट का क्यों लिखा है? सवाल में एस्टिमेट का इसलिए लिखा है क्योंकि जब आप ग्राफ को पीछे की तरफ एक्सट्रूड प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, है कर्व है। ज्यादा ये तो मैंने तो तकरीबन 70 में जबरदस्ती करके मिला दिया था। हो सकता है अगर हम इसको कोई और बंदा मिलाए तो उसको 69 पे मिले या 71 पे मिले। दो चार अगर एक दो न्यूटन ऊपर नीचे होगा ना तो वो चलेगा, एक दो न्यूटन अगर ऊपर नीचे होगा ना तो वो चलेगा। इसने उसने एस्टिमेट का लफ्ज यूज किया है। तो अगर एक दो न्यूटन ऊपर नीचे होगा तो वो चलेगा, इसलिए उसने एस्टिमेट का लफ्ज इस्तेमाल किया। उसने ये नहीं बोला कि कैलकुलेट या डिटरमिन। स्टेट एंड एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर एक्स इज इक्वल टू 0। जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तो थीटा कितना होना चाहिए और क्यों? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जब एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, जेड को बैलेंस करने के लिए जो है वाई को अपवर्ड वर्टिकली ऊपर ऐड करना पड़ेगा। जब वाई वर्टिकली अपवर्ड मूव करेगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा? एंगल कितना हो जाएगा? यानी कि 90 डिग्री। यहाँ पर जो है थीटा कितना होना चाहिए? थीटा मस्ट बी 0 डिग्री because y should be acting vertically upwards to balance z, which is acting vertically down। तो y जो है उसको वर्टिकली अपवर्ड एक्ट करना पड़ेगा z को बैलेंस करने के लिए, जिसका एंगल जो है 90 डिग्री। सॉरी, तो थीटा को 90 डिग्री होना चाहिए। थीटा 90 डिग्री हो जाएगा जब y वर्टिकली अपवर्ड मूव करे। As the magnitude of x is increased to 160, use resolution of forces to calculate the value of theta। x को आप 160 पे ले गए। जब आप x को 160 पे लेके जाएंगे तो पहले अभी देखेंगे y कितना होगा। अब 160 x तो इसमें दिया हुआ ही नहीं है, 160 तो यहाँ पर x दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो रेजोल्यूशन से मालूम करना है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से कैसे मालूम होगा, ज़रा देखते हैं। भाई x की वैल्यू है 160, z की वैल्यू है 70। अब आप कैसे उसने रेजोल्यूशन की फरमाइश की है ना, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका y cos थीटा, और ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा y sin थीटा। ठीक है, इस डायग्राम के मुताबिक अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो y sin थीटा किसके बराबर होगा? 70 के बराबर होगा। और y cos थीटा किसके बराबर होगा? 160 के बराबर होगा। ये दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको थीटा और y मालूम करना है। पहले आप ये काम करें कि इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें। अगर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं तो इक्वेशन 1 का इसको इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम डिवाइड करते हैं दोनों इक्वेशंस को।
y sin थीटा अपॉन y cos थीटा बराबर होगा 70 अपॉन 160। y से y कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan थीटा 70 upon 160, theta will be equal to tan inverse 70 upon 160। तो इसका आंसर बताया मुझे कितना आ रहा है कैलकुलेट करके। 70 upon 160 करें तो इसका tan इनवर्स मालूम करें। 23.6 तो आपका एंगल आ जाएगा 23.60। ठीक है, तो आपका एंगल कितना आ जाएगा 23.6 डिग्री आ जाएगा। सही क्वेश्चन है सर। ठीक है, एंगल आपका 23.6 डिग्री आ गया। सर इसको दोबारा दूसरे बोले भाई। तरीके से नहीं कर सकते थे? सर मैं कह रहा हूँ इसको दूसरे तरीके से नहीं कर सकते? हाँ कर सकते थे, सर फरमाइश वो की है ना, यूज रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। सर वो क्लोज मैं ट्रायंगल बना के नहीं कर सकते? भाई रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में होता है कंपोनेंट्स में, तो उसने सवाल में कंडीशन रखी है ना, यूज रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अच्छा अगर अच्छा ये ठीक है। मेथड की कंडीशन नहीं रखता तो हम किसी मेथड से कर सकते थे, हमारी मर्जी थी, लेकिन अभी फिलहाल हमारी मर्जी नहीं है। तो उसने फरमाइश की है ना, खास तौर पर उसने बोला है कि यूज रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, यानी कि ओके सर। फोर्सेस को रिजॉल्व करके कंपोनेंट्स बना के बताएं। ये कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वाई बताएं। मैग्नीट्यूड ऑफ वाई तो यहाँ से आ जाएगा, वाई साइन थीटा किसके बराबर है, 70 के बराबर है ना। और साइन थीटा, थीटा आपने कितना निकाला है 23.6, तो y किसके बराबर होगा 70 डिवाइड बाय साइन 23.6। आंसर बताओ भी कितना आ रहा है। 175। 175। ठीक है, तो y का आंसर हो जाएगा 175। ठीक है, the angle decreases, the angle theta decreases as x increases, explain why the object cannot be in equilibrium for theta is equals to 0। कह रहे कि थीटा जो है डिक्रीज होगा जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होगा, तो बताएं कि ऑब्जेक्ट जो इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता जब थीटा 0 डिग्री हो जाए। लेकिन अगर इस डायग्राम में हम थीटा को 0 डिग्री कर दें, थीटा को 0 डिग्री करने का मतलब ये होगा कि वाई इस डायरेक्शन में आ जाए। यही मतलब होगा ना थीटा को 0 करने का मतलब। थीटा को 0 करने का मतलब है कि वाई राइट साइड पर आ जाएगा। तो एक्स और वाई तो दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं ऑपोजिट। 70 को बैलेंस करने के लिए ऊपर कोई फोर्स नहीं रहेगी। 70 न्यूटन को बैलेंस करने के लिए आपको वर्टिकली अपवर्ड फोर्स चाहिए। 70 न्यूटन को बैलेंस करने के लिए वर्टिकली अपवर्ड कोई फोर्स नहीं रहेगी, rather ये डायग्राम बैलेंस नहीं है। तो जवाब ये होगा कि देयर मस्ट बी एन अपवर्ड फोर्स एक्टिंग टू बैलेंस z is equals to 70 न्यूटन। therefore object will not be in equilibrium theta is equals to 0 डिग्री। अगर हम थीटा थीटा को 0 डिग्री कर देंगे तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपका जो है ना, ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो। ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई माशाल्लाह से। और
अगला कॉन्सेप्ट जो हम स्टार्ट करते हैं अपना। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है डेंसिटी। डेंसिटी डेंसिटी जो है, सो अगर हम रो से शो करें तो उसके बारे में आपको क्या बताऊं, सब कुछ तो आपको पता है। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि डेंसिटी जो है वो बराबर है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय इट्स वॉल्यूम, और रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी। के अलावा स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं होती इसकी। और ऐसा ही यूनिट इसकी क्या बनेगी, ऐसा यूनिट इसकी बनेगी किलोग्राम। जी अपना माइक बंद कर ले भाई। यूनिट इसकी बनेगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ऐसा यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर मीटर क्यूब इसकी ऐसा यूनिट है, बट समटाइम वी आल्सो यूज ग्राम पर सीएम, क्योंकि इसके ऐसा यूनिट जो है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, बट वी आल्सो यूज ग्राम पर सीएम। हम ग्राम पर सीएम क्यूब यूज करते हैं। अब ग्राम पर सीएम क्यूब हम कब यूज करेंगे, जब मास ग्राम में होगा और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। और किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका ऐसा यूनिट है जिसमें मास किलोग्राम में होता है और वॉल्यूम मीटर क्यूब में होता है। अगर फर्स्ट करें कि अगर आपको कभी कभार किलोग्राम पर मीटर क्यूब को चेंज करना पड़ जाए ग्राम पर सीएम क्यूब, तो चेंज किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू डिवाइड करते हैं 1000 से, और सीएम क्यूब को इंटू किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, तो डेंसिटी की डिफरेंट यूनिट्स को अगर एक दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो उसका कन्वर्जन ये है कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब को अगर आपको ग्राम पर सीएम क्यूब में चेंज करना है तो आप उसको डिवाइड बाय 1000 करें, और ग्राम पर सीएम क्यूब को अगर आपको चेंज करना है किलोग्राम, ठीक है जी। तो ये जो है सारा जो वर्कशीट है इसके हम फिर नेक्स्ट के कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा अपने आपको, और इंशाल्लाह फ्राइडे एंड दिस वीक यानी कि फ्राइडे तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे मिड टर्म का। आप रिवीजन हम कर चुके हैं, हम
ये भी तो रिवीजन क्लास का फिर मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जो है आज शाम तक बताता हूँ इंशाल्लाह रात तक। और रिवीजन क्लास जो है चैप्टर 2 की होगी तक तो मतलब हम लोग कर चुके हैं और वो मोस्ट प्रोबेबली को शाम वाम के टाइम में रखते हैं। मैं इंशाल्लाह ग्रुप पे बता दूंगा आज इंशाल्लाह। ठीक है? और कल इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे बाय द एंड ऑफ द फ्राइडे ये चैप्टर हमारा खत्म हो। ठीक है? बस मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला कल की।